everyone, my name is Shivani and welcome to Anant IAS। और आज हम 20th of April, 21st of April और 22nd of April की न्यूज एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ एडिटोरियल्स को भी उठा करके उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को देखेंगे जो हमारी यूपीएससी की तैयारी में हमारी हेल्प करेंगे। पर सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक, परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल को हम अर्थ डे के रूप में भी मनाते हैं, तो अर्थ डे की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। इस पृथ्वी को एक पृथ्वी बना के रखने के लिए, उसमें साथ में रहने के लिए, इस पृथ्वी को अच्छा बनाने के लिए, उस पर प्रयास करने के लिए अर्थ डे मनाना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली हम जब साथ में रहेंगे तभी तो हम ईद साथ में मना पाएंगे, तभी तो हम परशुराम जयंती मना पाएंगे। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे दिन, दिवाली, होली और न जाने कितनी सारे अच्छे दिन साथ में मना सकते हैं जब हमारी पृथ्वी ठीक रहेगी। तो अल्टीमेटली हमको अपनी पृथ्वी को, अपनी अर्थ को ठीक रखना है। जब वो ठीक रहेगी तो बाकी की चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपकी कोई और ओपिनियन तो आप शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले बिहाइंड पॉपुलेशन नंबर्स को लेकर के। जैसा कि आज अर्थ डे है ही और इस पृथ्वी पे भार बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल भी है जो 19 अप्रैल को छपा इंडियन एक्सप्रेस में। द पॉपुलेशन एस्टिमेट्स इन द UNFPA रिपोर्ट आर हायर देन इंडियाज ओन। एन एक्यूरेट पिक्चर कैन इमर्ज ओनली आफ्टर द सेंसस एक्सरसाइज, द डिले इन कंडक्टिंग व्हिच कैन हैव अदर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया चाइना को छोड़ करके आगे निकल रहा है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, ये हमको पहले से काफी पहले न्यूज आ चुकी है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है इसमें वो है UNFPA की रिपोर्ट है, ये सेंसस की रिपोर्ट नहीं है। मतलब इंडिया की सिर्फ सेंसस होती है, वो तो हुई नहीं है, 10 साल के बाद अभी डिले हो गई है। तो ये जो रिपोर्ट है वो UNFPA की रिपोर्ट है। इसमें क्या कहा गया? A UN report released on Wednesday has provided the first official confirmation of something that had been anticipated for months now. India's population is expected to surpass that of China by the middle of this year at the latest. समझने की बात यहाँ पे क्या है, सवाल क्या बन सकता है प्री के लिए, आपके लिए? देखिए, मेंस के लिए सवाल ये है ही, ऑफ कोर्स ये बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है कि भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके बाद के जो फायदे नुकसान है उनसे जुड़े हुए सवाल बनेंगे आपके लिए, राइट? तो उसको साइड में रखते हुए फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऐसे ही आर्टिकल से एक दो लाइन उठाते हैं और उसी के ऊपर प्री बनाते हैं, प्री के सवाल बनते हैं। कैसे कि इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू सरपास दैट ऑफ चाइना बाय द मिडल ऑफ दिस ईयर एट द लेटेस्ट। आपको याद है आपका पेपर जो प्री का होने वाला है वो जून के पहले हो जाएगा, राइट? तो मिडिल ऑफ द ईयर तो अभी आया नहीं, आने वाला है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है आपके लिए। अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि क्या इंडिया की पॉपुलेशन सरपास कर चुकी है या करने वाली है, तो लिखा है ना एक्सपेक्टेड, मतलब UNFPA कहता है कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल के मध्य तक, मिडिल तक सरपास कर जाएगी। तो ये लाइन बिल्कुल वैलिड हो जाएगी आपके लिए। अगर आप इसे गलत कराते हैं सवाल गलत हो जाएगा, right? The annual state of world population report by UN Population Fund UNFPA has pegged India's mid-23 population of 1428 million। नंबर पे नहीं जाना है। UNFPA क्या, आपके लिए सवाल आज का ये होमवर्क भी आज हम लेंगे। ये सवाल ये है कि आपको ये पता लगाना है कि UNFPA क्या चीज है, ये कौन सी संस्था है, ये क्या क्या छापती है, इसने क्यों छापा ये, और उसका सपोर्ट जब यूएन से जुड़ी हुई है तो ऑफ कोर्स यूएन से जुड़ी हुई कोई भी संस्था होगी इसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि UNFPA क्या है आपको सर्च करना है, और जहां भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें चुपचाप लिख लेना है और रिवाइज करते रहना है, ठीक है? Now last year the same report had been estimated China's mid-22 population at 11448 million, substantially more than that of India's 1406 million. The emergence of India as the world's most populous country this year therefore has a lot to do with the relatively sharp drops in China's population। ठीक है, तो हुआ क्या है, चाइना के ऊपर जब कोविड आया, चाइना के ऊपर संकट आया, उनके ऊपर वैसे भी 1 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी ऑलरेडी कोलैप्स कर चुकी थी, काम नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अच्छा ठीक है, हम 1 चाइल्ड पॉलिसी हटा रहे हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी हटा रहे हैं, अब आप पॉपुलेशन को बढ़ाने में काम करिए, तो पॉलिसी फिर भी काम नहीं करी और बाद में कोविड आ गया। जो संकट था चाइना का पॉपुलेशन को लेकर के गहराता गया, और इसी के बाद इंडिया की उम्मीद बढ़ गई, इंडिया का जो नंबर है वो आगे आ गया पॉपुलेशन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये वहीं से हुआ है। Alright, अब क्या है, but the UNFPA reports refers to UN Population Fund's original name, UN Fund for Population Activities, which have been coming out every year since 1978। अभी UNFPA क्या है?
ये जो संस्था है, ये जो फंड है, इसको कह रहे हैं पॉपुलेशन फंड है। इसका ओरिजिनल नाम था यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज नाम था। 78 से इस तरह की चीजें छाप रहे हैं ताकि लोगों को अपने देश की जनसंख्या के बारे में पता हो और उस हिसाब से वो अपनी नीतियां बना सकें। इसलिए इसका काम बहुत जरूरी है। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है कि हम सरपास कर जाएंगे चाइना को, लेकिन हमारे देश की जो सेंसेस है वो अभी नहीं हुई है, हम सब जानते हैं, और चुनाव है 2024 में। तो इसका मतलब फिलहाल अभी तो हाल फिलहाल में सेंसेस होनी नहीं है, और जब तक सेंसेस नहीं होगी इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, ये थी 19 अप्रैल की घटना जो ये न्यूज छपी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 19 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस के सेम एडिशन में एक और न्यूज छपी है, वो ये है, इंडिया मे बी ऑन ट्रैक to become the world's most populous country but its population growth rate has been slowing। ये छपी है 20 तारीख को। ठीक है, अब दूसरी जो न्यूज छपी, देखिए 2 स्क्रीनशॉट थे। पहला था ये वाला जो आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल छपा हुआ है 19 तारीख को। उसके बाद ये जो आर्टिकल मैं दिखा रही हूँ 20 अप्रैल को छपा हुआ है। ये कहता है इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑन अ स्टेडी डिक्लाइन सिंस 1990। ये छप रहा है 20 तारीख को। ये क्या कहता है कि हो सकता है, ऐसा है कि भैया हम पॉपुलस होने वाले, मतलब बहुत हमारे यहाँ भीड़ बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट है वो नीचे जा रहा है। अब ये लाइन अगर आपसे पूछ ली जाए प्री में कि भाई क्या ऐसा है, तो आप घबरा जाओ, भाई क्या होता है, ग्रोथ रेट घट रही है पर फिर भी हमारी आबादी बढ़ रही है। पढ़ते हैं, इंडिया सेंसस फिगर शोज, इंडिया की जो सेंसस है उसके जो नंबर्स क्या कहते हैं, दैट इट्स एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज 1.3% इन 51, मतलब 1.3% 1951 में जो हमारा परसेंटेज कितना था 13.3% था। 1961 में 21.6 हो गया, 71 में 24.8% हो गया। अब देखिए यहां तक ऊपर गया, अभी थोड़ा नीचे स्टीडी नीचे आ रहा, नीचे जा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, 81 में क्या हुआ, 24.7 रह गया। उसके बाद 91 में 23.9 रह गया, 2001 में 21.5% हो गया, 2011 में 17.6% हो गया। अब देखिए परसेंटेज, देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन फिर भी हमारी ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो क्या ये वैलिड है? हाँ जी बिल्कुल वैलिड है। जब आपका सेंसस इस बात को कंफर्म करता है अगर, तो बिल्कुल वैलिड है। हम पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी किसके लिए कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इंडिया के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाए कि यूएनएफपीए कह रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो भी वैलिड है क्योंकि यूएनएफपीए की रिपोर्ट ही कह रही है, वो तो गलत नहीं है। पर इंडिया के सेंसस के हिसाब से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो घट रहा है पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। वो कैसे, उसको आगे पढ़ रहे हैं। नाउ इन which increased to 2% to 61 over the next 30 years from 1971 to 91, India's annual population growth remained at steady 2.2% and it didn't decline 1990s। ठीक है, घटी है, क्लियर है। Now, according to UNFPA, India's population in 21 stood 1393.4 million, which was an average annual rate of change of population 1%। वो कहना चाह रहे हैं जो UNFPA की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 1% की बढ़ोतरी हुई 21 के डेटा के बाद। Now, according to census 11 के जो मीडियन निकला, सेंसस जो हुआ उसका जो मीडियन निकाला गया उसके हिसाब से हमारी जो एज है वो 24.9% है इन 22। According to World Population Position, India's median age was 28.7, making it a young country। वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक्चुअली ग्रोथ हमारी ग्रोथ परसेंटेज घट रही है पर फिर भी हम यंग देशों में से एक हैं। सेंसस कहता है कि जो हमारी मीडियन एज है, मध्याह्न जो होता है ना, जो मीडियन एक कैलकुलेशन होता है स्टैटिस्टिक्स में, याद है जो मीडियन निकालते थे ना, वो मीडियन कहता है कि एक एवरेज एज कितनी है 24.9 22 में, और इसका और जो प्रोजेक्शन कहता है वो कितनी है 28.7, मतलब हम अभी भी यंग देशों में से एक हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर ये फैक्ट्स आपसे पूछे जाए प्री में तो बिल्कुल आंसर सही आएगा, तो ये पढ़ना जरूरी है। अच्छा अब आते हैं ग्रोथ वाले पे। अब ये कह रहे हैं डिकेडल growth rates have been seen to be declining across religious communities in India, but it has been sharper among Muslims and among Hindus over the last 3 decades। अब देखिए ये आर्टिकल शुरू तो फैक्ट से हुआ था, खत्म हो रहा है किसी और चीज पे, उस पर नहीं जाना है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो कम कौन सी हो रही है, फर्टिलिटी की रेट, जो हमारा TFR रेट होता है वो कम हो रहा है, राइट। जब भी हम एज की बात करते हैं तो किस चीज की बात कर रहे हैं कि भाई फर्टिलिटी कितनी है देश की, या हमारे देश में
पैदा होने वाले बच्चों में, जिसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो कितना है हमारे देश में भाई? कितने बच्चे 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं पैदा होने के बाद सर्वाइव कर पाते हैं, उन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद आता है एमएमआर, मैटरनल एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब एक समय के बाद, एक समय जब डिलीवरी के बाद जो महिला है उसका सर्वाइवल कितना है, राइट। सो इस तरह के आईएमआर, एमएमआर और टीएफआर ये रेट्स ये बताते हैं कि किसी के देश का ग्रोथ कितना है, कि वहां के जो बच्चे हैं वो कितना सरवाइव कर पाते हैं, वहां की जो महिलाएं हैं वो डिलीवरी के पहले कितनी सक्षम है, सक्षम है बच्चों को जन्म देने के लिए, और अच्छा जिनका ड्यूरेशन होता है 9 मंथ्स का वो अच्छा गुजरता है या नहीं, इसको डिसाइड करने पे। और उसके बाद जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है हमारे देश का, तो ये कह रहे हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है which was as high as 6 in 1950 came down to 2.0 in 19 to 21, मतलब हमारा जो परसेंटेज है फर्टिलिटी का वो 6 था, अब कितना हो गया है? 2 हो गया है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है पर यंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो वैसे मानिए कि अगर आपके देश में सपोज करिए 100 करोड़ लोग हैं, एग्जाम्पल, या 1 करोड़ या 100 करोड़ लोग हैं, जैसे मान लीजिए, उस केस में अगर मैं ये बोलूं कि उन 100 करोड़ में से 80 करोड़ वृद्ध हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, तो ये देश क्या यंग देश माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो ग्रोथ रेट को वहां से कन्वर्ट करिए जहां पे यंग पॉपुलेशन आपके देश में ज्यादा है। यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ग्रोथ मानी जाएगी, ताकि ज्यादा कम उम्र के लोग जब मार्केट में आते हैं, उनको जॉब मिलती है, काम करते हैं, तो देश आगे बढ़ता है, जिसे कहते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो शब्द यूज होता है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। इसकी बात होती है, इसको पढ़ना जरूरी है। तो इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। मैंने आपको जिस्ट बता दिया कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन हमारी ग्रोथ रेट या टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है आपके लिए। जीएस 1 में और जीएस 2 में सवाल इसके लिए बन सकता है, और उसके साथ ही साथ 3 में भी सवाल बन सकता है, जीएस 3 में भी। पर मेरी सलाह से आप पढ़िए आईएमआर क्या चीज होती है, एमएमआर क्या चीज होती है, और टीएफआर जो यहाँ बोला गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्री के लिए, ठीक है। पे चाइना एंड सेंट्रल एशिया का एक आर्टिकल छपा था, और ये बात करता है चाइना और सेंट्रल एशिया की स्ट्रेटेजी की बात करता है। ये आपके एक्सप्लेन वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी को लेकर के। इसमें कहते हैं, एक्सपर्ट है निरुपमा सुब्रमण्यम, कहती हैं द यूक्रेन वॉर हैज गिवन बीजिंग एन अपॉर्चुनिटी to perhaps nudge Russia out of its traditional sphere of influence in Central Asia. India's engagement with this region is focused primarily on security concern. देखिए इस वक्त जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रही हैं और सारी जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत बढ़िया आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छप रहे हैं। हर वेंसडे को एक आर्टिकल छपता है मिस्टर राजा मोहन द्वारा, जो लिखा जाता है, बहुत बढ़िया एक्सपर्ट हैं, वो भी बहुत बढ़िया बातें लिखते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और निरुपमा सुब्रमण्यम भी आर्टिकल लिखती है, आईआर पे भी लिखती हैं और कई और पॉइंटर से भी लिखती हैं, तो इनको भी अपने नोट्स मेकिंग में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, मेरी सलाह है आपके लिए। पर इस आर्टिकल में मैम कहना क्या चाहती है, बड़ा बढ़िया चीज उन्होंने उठाई है जो नोट्स में आप लिख लीजिए, आपके प्री और मेंस दोनों में ही आपकी हेल्प करेगा। इसके पहले ही पैराग्राफ में काफी बढ़िया चीज लिखी है, इसको देखते हैं। Now, earlier this week, China convened an online meeting of trade ministers of the grouping known as C+C5। आपको याद है कि यूपीएससी का मतलब कमांड है, यूपीएससी का ये फेवरेट ऐसी चीजें होती हैं जहां छोटे छोटे एब्रीविएशंस को पूछते हैं कि भाई C+C5 क्या है। अब आ गया ये तो फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला नहीं है। इस तरह की चीजें यूपीएससी का मतलब कमांड है पूछने का कि वो इससे सवाल जरूर पूछते हैं। और देखिए अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो पक्का आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें लिखा है कि अभी चाइना ने कन्वीन करी एक ऑनलाइन मीटिंग ट्रेड मिनिस्टर्स की, जिसमें C+C5 नाम दिया गया, उसके नाम से जाना गया, नोन एज। और चाइना, और ये है क्या, China and the 5 Central Asian republics of Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan। ये देश जो सेंट्रल, जिसको मिडिल ईस्ट के इलाके से अलग सेंट्रल एशिया का इलाका मानते हैं,
उन देशों के नाम है। इसमें तुर्कमेनिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, किर्गिस्तान आ गया, तजिकिस्तान आ गया, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 और हमारा रह गया, कजाकिस्तान हो गया और उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है। तो हमारा एक कोई स्थान रह जाता है यहाँ पर, इसमें नहीं दिया, हाँ जी, कजाकिस्तान सबसे बड़ा। तो ये 5 देश मिल करके प्लस चाइना के बीच में एक ऑनलाइन ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जो सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं, इनकी जियोपॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस क्यों है भैया? इनकी जियोपॉलिटिक्स में नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से इनकी एक सिग्निफिकेंस है, एक जगह है, ठीक है। नाउ अब क्या है, चाइना, जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए कभी वो अच्छा बन जाता है, कभी देशों के सुलह कराने लग जाता है, कभी उन देशों से मीटिंग करने लग जाता है, कभी जाके यूएई और ईरान इराक में दोस्ती करने लग जाता है, तो कभी भी कुछ भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अपनी पकड़ बनानी है। अभी फिलहाल जिसकी स्ट्रेटेजी क्या चल रही है कि वो पकड़ बना रहा है आसपास के देशों में। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप देखिए, रशिया भी दिख रहा है इस पिक्चर में हमको, यहाँ यूक्रेन भी दिख रहा है, मतलब इतने सारे इलाके में रशिया का कब्जा है, तो बाकी बचे हुए में चाइना का कब्जा तो हो ही जाए कम से कम। ये ऐसी स्ट्रेटेजी चाइना की लगती है मुझे, ये मेरी पर्सनल राय है। तो इसको दिमाग में रखते हुए चाइना अपनी बढ़त बढ़ा रहा है, ठीक है। ये बैकग्राउंड है इस पहले पैराग्राफ का। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग करी है और इन 5 देशों के साथ। इट वॉज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बाय बीजिंग विद रीजन सिंस द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और ये लेटेस्ट है, ये अभी तक के इन बाकी मिडिल ईस्ट के देशों में जाने के बजाय ये अब इस इलाके में फिर से कुछ नया करने के लिए ये नई सीरीज चालू हुई। ये मैंने कही, मैडम कह रही है, जो एक्सपर्ट है वो कह रही है। The last month, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan received Nowruz messages from President Xi Jinping, और नौरोज के त्योहार में उनको मैसेज भेजे गए, who also invited them to meeting on April 18. And in person, C+C5 summit is on the cards. Perhaps Xinjiang नेक्स्ट मंथ अलॉन्ग विद चाइना फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड फोरम। और याद रखिए, बेल्ट एंड रोड फोरम मत भूलिएगा, पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा इनिशिएटिव था ये, विच हैज अ सब्सटेंशियल सेंट्रल एशियन कंपोनेंट। फॉरेन मिनिस्टर किंग यान has announced that his ministry is working to ensure the success of in the 2 major diplomatic events to show the distinctive character of China's diplomacy. ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन 5 देशों के साथ डिस्कशन हुआ, ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और साथ ही साथ नौरोज के त्योहार में मैसेजेस भेजे गए। और C+C5 क्या है ये भी हमको क्लियर हो गया। मैप में भी देखना जरूरी है। अच्छा, सवाल कैसे बन सकते हैं? C+C5 क्या है, पूछा जा ही सकता है, पता होना चाहिए। बट साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि इन देशों के आसपास के कौन कौन से देश है, कौन कौन से ओशन है, कौन कौन से सी हैं, कौन कौन से जगह से देश टच होते हैं। ईरान टच करता है, अफगानिस्तान टच करता है, पाकिस्तान, चाइना, ये रशिया यहाँ दिखता है, यूक्रेन यहाँ दिखता है, ये भी हमको क्लियर होना चाहिए। अरल सी यहाँ हमको दिखता है, उसके लेक हमें लेक बख्शा हमको यहाँ दिखती है। तो ये भी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल भी हम इसमें बन सकता है, ये क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल पे। यहाँ 2 स्ट्रेटेजीज क्लियर हैं। चाइना की सेंट्रल एशिया को लेकर स्ट्रेटेजी क्या है, ये वहां के ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस को दिमाग में रखते हुए एससीओ में जो चाइना का रिलेशनशिप है, जिसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी समझते हैं, उसकी मीटिंग हुई, उसके लिहाज से उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना चाह रही है कि भैया कि रशिया की डिप्लोमेसी को दिमाग में रखते हुए अब चाइना भी चाहता है कि वो अपनी लॉन्ग हिस्ट्री और ट्रेड और कल्चर को वो इनमें फैलाए, जो बहुत पुराना है। क्योंकि सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद 91 में अलग होने के बाद इन देशों की अपनी खुद की पहचान है और इन देशों से अपने संबंध अच्छे करने से चाइना की बढ़त बढ़ेगी। ऑफ कोर्स नाउ ओवर द नेक्स्ट 2 decades चाइना's इंटरेस्ट इन द रीजन ग्रू रैपिडली। और अभी 2 दशकों से ऐसा हुआ है कि चाइना का जो रुझान है वो इन देशों में बढ़ा है। साथ ही साथ यूरोप और वेस्ट एशिया के इलाकों में भी वो अपनी मार्केट को बढ़ाना चाहिए। लड़ाई सारी वही है, पैसे की लड़ाई है। एक तो क्या है, मार्केट होना चाहिए आपके पास, आपके माल को बेचने के लिए मार्केट हो, और दूसरा आपके पास पावर हो। सवाल वही है। तो पावर और मार्केट से क्या आएगा, पैसा, डॉलर्स, राइट। जब डॉलर्स आएंगे तो आपके पास ऑब्वियसली आपके पास वेपन होंगे, आपके पास औजार खरीदने का पैसा होगा, तो दुनिया इसी से चलती है। तो जब पैसा आएगा तो पावर और वेपन अपने पास ऑलरेडी आ जाएंगे। तो वही सवाल है कि चाइना अपनी बढ़त इन देशों में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पश्चिम से झटका खाने के बाद। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं,
यूक्रेन के ऊपर। अभी इस लड़ाई का जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का कोई अंत तो निकला नहीं है। तो उस केस में चाइना की भी जो इंपॉर्टेंस है ताइवान को लेकर खत्म हो गई है। तो उस केस के लिए वो चाह रहा है कि भैया हमारी बढ़त बढ़ती चली जाए। तो अब वो नए नए स्टेप उठा रहा है, अलग अलग देशों में सुलह करा रहा है, कभी दो देशों से मीटिंग कर रहा है, जो ठीक भी है, बुरा उसमें गलत गलत कुछ नहीं है। इसको इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, इसी को जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। बट हमको क्या समझना है कि एक्चुअली इसका स्टैंड क्या है, और बीइंग एन एशियन कंट्री हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहती हैं वो कि विद रशिया's grappling with the economic aftermath of Soviet Union collapse, the Central Asian republics welcomed China's attention. Now the region political economic dependence on Moscow had ended abruptly. The tradition to an open economy was tough, and there was unemployment and poverty throughout the region. In 2000, Chinese investment helped to upgrade Soviet era infrastructure and carry out development works in these countries. तो वो चाह रहे कि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और इस देश में सेंट्रल एशिया में वेलकम किया, किसको? चाइना की अटेंशन को वेलकम किया, और आसपास के देशों में इन देशों ने बढ़त बढ़ाई। ऑफ कोर्स जब ये यूएसएसआर से अलग हुए तो इन लोगों ने अपनी संप्रभुता के हिसाब से, अपनी सोवरेनिटी के हिसाब से बाकी देशों से संबंध बनाए, और चाइना ने रशिया को भी हेल्प करी और काफी अलग अलग देशों को भी अपनी बढ़त बढ़ाने की कोशिश करी। तो उसी को दिमाग में रखते हुए चाइना ने सिल्क रोड, जो उसका वन बेल्ट वन रोड, और सिल्क रोड का जो उसका पुराना सदियों पुराना जो रास्ते थे, जहां से सिल्क रोड जिसको कहा जाया करता था, वहां से वो वहां के व्यापारी इधर आते थे और व्यापारी उधर जाया करते थे। हिमालय है ना बीच में, तो हिमालय को क्रॉस करके इधर आना, फिर उधर यहाँ वहां स्प्रेड करना, व्यापार करना। तो उसी रोड को रेजुविनेट करके वन बेल्ट वन रोड की जिसकी पॉलिसी है उसको इन्हीं देशों से जोड़ना चाहता है, और उसमें इंडिया का भी रास्ता आता है, लेकिन इंडिया से संबंध अच्छे नहीं है, इसकी वजह से ये दिक्कत हमारे लिए हो सकती है। अच्छा, अब इंडिया और सेंट्रल एशिया की समस्याएं क्या हैं, और हमको हर स्टडी हमको इंडिया के टेंजेंट में देखनी है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी स्ट्रेटेजी आप पढ़े, इंडिया को बीच में जरूर रखें। सिर्फ चाइना रशिया के बीच में क्या हो रहा है उससे में कोई मतलब नहीं होगा शायद, लेकिन अगर इंडिया को रख करके आप समझेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे और हमारे लिए वो रिलेवेंट भी है। ठीक है, तो इंडिया डेली मेड इट्स biggest outreach to Central Asia with last year's summit, but its relationship in the region, including in SCO, remains security driven. Now, India had trading ties with these countries, but it's hobbled by the absence of land drought, with the Pakistan denying its passage and Afghanistan being uncertain territory after the Taliban takeover. तो क्या है भैया, हमारा भी दिलों का रास्ता जुड़ा हुआ है इन देशों से, हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन बीच में ऐसे देश हैं, पाकिस्तान के देश हैं, जो रास्ता बंद करे हुए हैं अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो तालिबान तो वहां तो झंझट कर ही रहा है, पाकिस्तान में भी झंझट कर रहा है, तो समस्या पाकिस्तान के लिए बड़ी हुई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान बीच में हर्डल है रास्ता पहुंचाने का जो इन देशों तक जाता है, और गैस पाइपलाइन जो इन देशों से इंडिया तक आनी थी, जो बहुत पुरानी पॉलिसी चली, जो स्कीम है, जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, वो इसलिए क्योंकि बीच में अफगानिस्तान है। सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ये चीज पूरी नहीं हो पा रही है, और यही समस्या इंडिया के लिए नहीं, चाइना के लिए भी ये समस्या है। इसीलिए एयर कॉरिडोर्स को बनाने की बात हो रही है, जिससे कि हम अफगानिस्तान को सरपास करके इन देशों तक पहुंच सकें। तो एक्चुअली पॉइंट क्या है कहने का कि चाइना की बढ़त इन देशों में बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़ेगी, समस्या होगी ना, बढ़ सकती है, लेकिन हमारे देश की बढ़त भी इन देशों में बढ़नी चाहिए। स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए ना। तो जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी पढ़ो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो रशिया हो, ये देखिए कि अगर चाइना आगे बढ़ रहा है तो हमारा देश कितना आगे बढ़ पा रहा है, और अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो क्या समस्याएं हैं। इसी को लेकर के अगर आप IR पढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। इस आर्टिकल का सार ये है कि मैम कहना चाहती है कि भैया चाइना की बढ़त अगर आगे हो रही है तो हमारे लिए क्या दिक्कतें हैं। दिक्कतें हैं कि जो लैंडलॉक एरिया है, यहाँ पे समंदर से ट्रैवल करना मुश्किल है क्योंकि लैंडलॉक देश है। ठीक है, देखिए आप बीच में पाकिस्तान पड़ता है, बीच में अफगानिस्तान पड़ता है और चाइना साइड में पड़ जाता है। ये तीनों ही देश जो है हमको वहां तक पहुंचने में दिक्कत या बाधा पेश करते हैं। तो अगर हम एयर कॉरिडोर्स बना लें, क्योंकि हम भी चाबार पोर्ट बना रहे हैं ईरान के पास, तो अगर हम भी इस तरह के एयर कॉरिडोर्स बना ले तो हमारी भी पहुंच वहां तक बढ़ सकती है, हमारी स्ट्रेटेजी भी बदल सकती है। ठीक है, ऑल्दो हमारे संबंध रशिया से भी ठीक रहे हैं, चाइना से बिगड़े हैं, लेकिन इतने खराब नहीं रहे कि रशिया ज्यादा बढ़िया रहे हैं। और आज का जो रशिया है वो जो चाइना का एलाई बन पड़ा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसे जो वर्ड यूज किया जा रहा है वेसलाइजेशन वर्ड यूज किया जा रहा है, कि मतलब वो एक तरीके से चाइना की जागीरदारी बन गया है, कल के आर्टिकल में था।
तो उस केस में ये है कि अगर कोई देश किसी की जागीरदारी बनता चला जा रहा है तो इंडिया को भी अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कि एक्चुअली वो कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। तो आप सभी आर्टिकल्स को इस टेंजेंट से पढ़े ताकि आप अपनी ओपिनियन का निर्माण स्वयं कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट है बुद्धिस्ट फेथ बिगेस्ट स्ट्रेंथ एमिड क्राइसिस पीएम। तो प्रधानमंत्री साहब ने गोल्ड बुद्धिस्ट समिट में इस बात को बोला कि भैया बुद्ध ने एक मैसेज दिया, शांति का रास्ता बताया, धम्म की नीति को बताया। राइट, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो उसमें हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कहाँ आता है, GS 1 में आता है। उसके बाद प्री में कई सवाल आते हैं जो जैन और बौद्ध धर्म के समय के कई सवाल बनते हैं। उसके साथ साथ ये जो आर्टिकल है आपके लिए ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बुद्ध की धम्म की नीति और साथ ही साथ जो बुद्ध ने रास्ता बताया वो कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एथिक्स के लिए भी आप याद रखिएगा, एथिक्स के लिए बुद्ध की नीति से बढ़िया कोई बुद्ध नीति है ही नहीं। अगर आप जैनिज्म और बौद्धिज्म को पढ़ते हैं ना, तो उस केस में एथिक्स को जोड़ के ही पढ़िएगा, तभी आपको मजा आएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि मुझे जैनिज्म और बुद्धिज्म से पढ़ा बढ़िया कोई एथिक्स बढ़ा ही नहीं सकता। ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे मैसेजेस हैं इसमें जो आपकी बेसिस को क्लियर करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि बुद्धिज्म या उनकी स्ट्रेटेजी में जो फेथ है वही हमारी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, और वही इस समस्या जो क्राइसिस संकट में एक सूत्रधार है। और वो क्या है, वी आर अ कंट्री दैट हैज गिवन द वर्ल्ड बुद्धा नॉट युद्ध। राइट, हम वो देश हैं जिसने मैसेज दिया बुद्ध का। बुद्ध मतलब जिसको एनलाइटमेंट हो गया हो, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, जो अपनी इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठ चुका हो। वो बुद्ध का मैसेज किसने दिया, भारत ने दिया। राइट, ना कि युद्ध का। तो हमें वैसे भी हमारे मोदी साहब यही बोलते हैं कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है। तो इस लाइन को अगर आपको प्रूफ करना हो तो आप कैसे करेंगे, ऐसे में आप लिख के देख लीजिए ट्रायल करने के लिए। उसके साथ ही साथ एथिक्स के लिए भी ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, छपा था 20 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट है गेट द प्राइस राइट। इस आर्टिकल में केपी चंद्रशेखर साहब और सूर्यपी सेठी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज उठा रहे हैं, वो है ऑयल प्राइसिंग को लेकर के। और आई थिंक KM चंद्रशेखर साहब कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा, मैंने इसको पढ़ा है लेकिन मुझे ऐसा लगा काफी टेक्निकल पॉइंट्स है इसके अंदर, पर मैं चाहती हूँ ये आपका होमवर्क है। जो लोग, क्योंकि डेफिनेटली हाँ आप में से कई लोगों का सपना होगा कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी बने, तो उनके लिए जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को देखें। मैं वैसे गैस प्राइसिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट ये आपके लिए होमवर्क है आज का कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें, गेट द प्राइस राइट, डिटेल में पढ़ें। मैंने इसको पढ़ा है, मुझे पूरा अवेयरनेस है क्या एक्चुअली हुआ है, बट टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने इसको आज डिस्कस नहीं किया है। बट अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसको पढ़ने में, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, पोर्टल ओपन है आपके लिए और सवाल डिस्कस हम वहां पर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनयूजुअल हीट इन 22 लीड टू 15,000 डेथ इन यूरोप, WMO रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, WMO रिपोर्ट एक्चुअली क्या है, कौन छापता है, और साथ ही साथ फैक्चुअल चीजें क्या है जो हम डिस्कस करते रहते हैं वो भी से मेंशन की गई हैं। ये कहते हैं कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है 2000 से लेकर के 2022 तक बढ़ा है, आप देखिए बढ़ रहा है। साथ ही साथ हीट वेव इन इंडिया हीट वेव कंडीशंस एग्जिस्टेड इवन इन फेब में भी हमने गर्मी देखी, बहुत गर्मी पड़ी थी और पड़ रही थी, उसको एक्सपीरियंस करते करते फिर बारिश हुई, फिर से गर्मी आ गई। आप देखिए ना एक ट्रेंड कैसा बन रहा है, बहुत तेजी से गर्मी पड़ रही है। तो इतनी तेज से जब पारा ऊपर जाता है वो संकट होता है, वो समस्या होती है। और इस साल WMO भी कह रहा है कि ला नीना से रिवर्सल या फिर अल नीनो की घटना हो सकती थी, लेकिन मौसम में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जिससे ला नीना या फिर जैसे कि आप मानते हैं कि बारिश और गर्मी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो किस तरह से बदल रहा है। तो उस लिहाज से इस आर्टिकल को आप पढ़ें, और अपने इंडिया में जो हमारा IMD है वो क्या कहता है उसको भी आप पढ़ें, प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफी फैक्चुअल डेटा है, हेल्प करेगा आपको, फ्रेशर्स को भी हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि एक्चुअली डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। और WMO क्या है ये आपका होमवर्क है, इसको आप सर्च करें फिर नोट्स में ऐड करें।
तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस। 20, 21, 22 की न्यूज कवर हो चुकी हैं, आर्टिकल्स भी कवर हो चुके हैं। जो बच्चे सिर्फ आज जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे कल और परसों के वीडियोस को भी देखें, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैंने डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं जो बन सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। जो इस साल आईएएस दे रहे हैं, आईएएस का प्री दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके एफर्ट के लिए, आपकी मेहनत के लिए। सिलेक्ट होना ना होना तो बात की बात है, अपना एफर्ट आप 100% देते चलिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। यही तो आप कर सकते हो ना, अपना एफर्ट सिर्फ हम 100% दे सकते हैं, वो देते चलिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। और इससे ज्यादा बढ़िया न्यूज और बेहतरीन डिस्कशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में और नेक्स्ट वीडियो में, तो तैयारी करते रहिए।